शौचालय में चुड़ैल परिवार। आ रही हैं, वो देखो दो औरतें आ रही हैं। मेरे परिवार वालों, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत ही ताज़ा ताज़ा खाना खाने को मिलेगा। आज तो हम लोगों को अपनी पसंद का भोजन मिल ही जाएगा। पिताजी पिताजी, मुझे तो उस आंटी को खाना है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है, मैं तो उसी को खाऊंगा। अरे बेटा, जो खाना है खा लेना, ये सब कुछ हमारा ही है, जितना मन करे उतना खाओ। लेकिन पहले उन्हें आने तो दो। चलो हम लोग छुप जाते हैं, नहीं तो हमें देखते ही वो यहाँ से भाग जाएगी। अगर हमारे गांव में शौचालय ना हो तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का, जो उस दिन सरकार ने हमारे शौचालय बनवाने की अपील को मंजूर करके हमारे गांव में शौचालय बनवा दिया। अरे बहन, जल्दी चलो जल्दी, मेरा पेट बहुत खराब हो रहा है, जल्दी से शौचालय में जाकर ही अब तो मुझे राहत मिलेगी। शिल्पा और गायत्री शौचालय में जाकर बैठ जाती हैं, जिसके बाद अचानक से शौचालय की लाइट बंद हो जाती है। अरे शिल्पा दीदी, शौचालय की लाइट चली गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मुझसे बात करती रहो। अरे डर क्यों रही है, मैं तेरे साथ ही तो बैठी हूँ, चिंता मत कर, जल्दी से यहाँ से निकलकर गांव पहुँच जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों आराम से शौच करने लगती हैं। गायत्री शिल्पा से बात करती रहती है, लेकिन शिल्पा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर तक जवाब ना आने पर गायत्री शिल्पा से कहती है, अरे दीदी, क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या तुम्हें? कुछ बोल ही नहीं रही हो। मैं क्या कोई रेडियो एफएम हूँ जो तेरी बकवास सुनती रहूंगी? समझती क्या है तू मुझे? तभी अचानक से गायत्री शौच करके उठती है और डरते हुए शिल्पा से कहती है, अरे दीदी, ये आपकी आवाज को क्या हुआ? बहुत ही खतरनाक बोल रही हो। तभी गायत्री के पीछे से एक भयानक भूत उसके कंधे पर हाथ रख देता है और उससे कहता है, तुम्हारी गायत्री दीदी अब हमारे कब्जे में है। मेरी पत्नी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। तभी वहां पर भूतिया बच्चा प्रकट होता है और कहता है, माँ पिताजी, मुझे अब और सब्र नहीं होता, मुझे तो इन्हें बस खाना है। जैसे ही चुड़ैल शिल्पा के शरीर से बाहर निकलती है, भूतिया बच्चा शिल्पा के शरीर को खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ भूत और चुड़ैल गायत्री को खा जाते हैं। इतने दिनों के बाद इंसान के शरीर को खाकर बहुत राहत मिल रही है। आज तो मजा ही आ गया। बेटा, तुम्हारा पेट तो भर गया ना? हाँ माँ, मेरा पेट भर गया है, चलो अब आराम से अपने शौचालय में आराम करते हैं। दोनों भूत और चुड़ैल अपने भूतिया बच्चे के साथ शौचालय में ही सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह शिल्पा और गायत्री के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे तुम लोगों को क्या बताऊं, मेरी शिल्पा गायत्री को लेकर रात के समय पास वाले शौचालय में गई थी, लेकिन कल रात से उसका कोई अता पता नहीं है। अरे मेरी गायत्री भी तो वापस लौट कर नहीं आई, अब बताओ हम लोग क्या करें? अरे नास पीटो, तुम दोनों ने रात के समय उन दोनों को शौचालय भेजा ही क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता वहाँ पर एक चुड़ैल का परिवार रहता है, जो रात के समय वहाँ पर जाता है वो उसे मार देते हैं। हाँ हाँ, ये बात हो तो गांव की हर एक औरत को पता है, फिर वो दोनों वहाँ क्यों गई? हे भगवान, क्या अनर्थ हो गया, हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, अब हम क्या करें? करना क्या है, अब तो उस चुड़ैल के परिवार ने तुम दोनों की पत्नियों को मारकर खा लिया होगा। ऐसा मत कहो कमला बहन, शुभ शुभ बोलो, हमें एक बार वहां जाकर अपनी पत्नियों को ढूंढना चाहिए। प्रीतम कमलेश की बात पर सहमत होता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपनी अपनी पत्नियों को ढूंढने के लिए शौचालय में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें उनकी पत्नियों का कोई नामो निशान नहीं मिलता, जिसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो एक अघोरी बाबा के पास जाते हैं। बाबा, हमारे गांव में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल अपने परिवार के साथ हमारे गांव के शौचालय में रहती है और रात के समय जो भी शौचालय में जाता है वो उसे मार देती है। बाबा, उस चुड़ैल ने हम दोनों की पत्नियों को भी मार दिया है, हमारी मदद करो बाबा, उस चुड़ैल को उस गांव से भगाने के लिए।
चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। इतना कहकर अघोरी बाबा रात के समय गांव के शौचालय पर आता है और एक मंत्र का जाप करने लगता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अघोरी के मंत्र से चुड़ैल अपने पति और अपने बच्चे के साथ शौचालय से बाहर निकलती है और अघोरी से कहती है, अघोरी, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो तू इन गांव वालों के कहने पर अपनी मौत को दांव पर लगाकर यहाँ आ गया? अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से चला जा, वरना तेरे साथ वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। चले जाओ अघोरी बाबा, नहीं तो मेरे माता पिता तुम्हें बहुत मारेंगे और तुम्हारा मुर्गा बना देंगे। तुम लोग कौन हो और इस शौचालय में क्या कर रहे हो? इस शौचालय से तुम्हारा क्या वास्ता है? तुम यहाँ क्यों रहते हो? पूछने वाला तू कौन होता है? अघोरी, चला जा यहाँ से, मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ। अघोरी के कई बार समझाने के बाद भी वो लोग उसकी एक नहीं सुनते, जिनके बाद अघोरी बाबा को गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगते हैं, जिसकी वजह से चुड़ैल के पति और उसके बच्चे को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है और वो तड़पते तड़पते जमीन पर गिर जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल अघोरी से कहती है, रुक जा अघोरी, ये मंत्र पढ़ना बंद कर दे। मैं तुझे पूरी सच्चाई बताती हूँ कि आखिर हम इस शौचालय में क्या कर रहे हैं। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं इसी गांव में रहा करती थी। हम लोग मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन गांव में सरकार ने शौचालय बनवाने के ऑर्डर भिजवाए, जिसे बनाने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। मैं और मेरे पति शौचालय बनाने के काम में मजदूरी करने लगे, जिसकी मदद से हमारा घर अच्छा खासा चल रहा था। वहीं मेरा मुन्ना बहुत छोटा था और जब भी हम शौचालय की मजदूरी का काम किया करते थे तो मैं उसे अपने साथ ले आया करती थी। लेकिन हमें नहीं पता था कि इस मजबूरी के काम में हम एक दिन मारे जाएंगे। हम लोग काम कर रहे थे, मुन्ना हमारे पास ही खेल रहा था। तभी अचानक से शौचालय की एक दीवार हमारे ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से हम तीनों की मृत्यु हो गई। लेकिन सरकार ने इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया और वहाँ शौचालय बनाने का काम चालू रखा, जिसकी वजह से हम लोग भूत और चुड़ैल बन गए और हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो तो सिर्फ एक दुर्घटना थी जिसमें तुम्हारी मौत हुई। तुम उसकी सजा गांव वालों को क्यों दे रही हो? यहाँ से चली जाओ, इसी में तुम्हारी और गांव वालों की भलाई है। अघोरी बाबा, हम यहाँ से चाह कर भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। अगर तुम हमारी आत्मा को मुक्ति दिलवा दो तो हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए इस शौचालय पर एक हवन रखूंगा, जिसके बाद तुम तीनों की आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी और तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। इतना कहने के बाद अघोरी बाबा एक अच्छा सा दिन देखकर शौचालय पर एक हवन की तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जैसे ही हवन पूरा संपन्न हो जाता है, भूत और चुड़ैल अपने बच्चे के साथ वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। जिसके बाद शौचालय से भूत और चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। चुड़ैल सास बहू की गोद भराई। जमनपुर गांव में दो चुड़ैलों ने लोगों को मारकर आतंक मचा रखा है। ऐसे ही वो दोनों कांता नाम की औरत को मारते हैं। तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तूने हमारी सारी खुशियों को छीन कर उसमें आग लगा दी, अब तुझे उसका हर जाना भुगतना होगा। ये कहते ही चुड़ैलें उसकी जान ले लेती हैं। इस तरह वो चुड़ैल गांव में 2-4 औरतों की और हत्या कर देती हैं। इस मौत के खेल से पूरे गांव में खौफ फैल जाता है। वहीं नीलेश और धर्म एक दिन अपने घर में उन दोनों चुड़ैलों को पाते हैं तो कहते हैं, सविता, तुम और माँ, आप वापस कैसे आ सकती हो? हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम दोनों के साथ ये सब किसने किया? हम छोड़ेंगे नहीं उसे। आप फिक्र मत कीजिए, जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया था उन लोगों को हमने उनकी किए की सजा दे दी है। ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ। दोनों की पत्नियां उन्हें सारा सच बता देती हैं, जिसके बाद दोनों गुस्से से कहते हैं, पिताजी, अब हम यहाँ इस गांव में एक पल भी नहीं रहेंगे। तुम सही कह रहे हो धर्म बेटा, अब हम चले जाएंगे यहाँ से अभी इसी वक्त। ये बोलकर दोनों सामान बांधकर जाने लगते हैं। तभी दो आदमी आकर कहते हैं, हम नीलेश, तुम दोनों सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। और क्यों? आपको क्या लगा था
हमें पता नहीं चलेगा कि आपने हमारी पत्नियों के साथ क्या किया है। अरे कोई इतना कैसे गिर सकता है? अरे भाया, ये कैसी अजीब बात कर रहा है। बस बहुत हो गया। ये बोलकर दोनों किसी और गांव में रहने आ जाते हैं। आखिर दोनों की पत्नियों के साथ ऐसा क्या हुआ था जो दोनों ने इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाने का फैसला लिया, और आखिर क्यों उन दोनों चुड़ैलों ने गांव की कुछ औरतों को मारा, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। गांव छोड़ने की बात से वो दोनों चुड़ैलें कहती हैं, पापा जी, धर्म जी, आपने वो गांव क्यों छोड़ा? आप तो बता दीजिए। मैं बताता हूँ बेटा। तुमने और मंजरी ने ही कहा था ना कि तुम दोनों की गोद भराई अधूरी रह गई, बस उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। इसका मतलब माँ जी और मेरी गोद भराई इस गांव में होगी, पर कैसे? वो ऐसे कि आप दोनों को यहाँ अपना रूप बदलकर हमारे साथ पहले की तरह रहना है। हम किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस तरह यहाँ के लोग आप दोनों की गोद भराई में भी शामिल हो जाएंगे, और फिर हम चारों को मुक्ति भी मिल जाएगी। मंजरी, ऐसे दुखी मत हो दो। जो विधि का विधान था, भला उसे कौन रोक सकता था, और उनके किए की सजा तो तुम दे ही चुकी हो। हाँ माँ, लेकिन अब तो हमारे बस में है, उतनी खुशी तो आपको दे ही सकते हैं ना। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। इस तरह दोनों अपना रूप बदलकर दूसरे गांव में अपने पति के साथ रहती हैं। एक दिन आसपास के लोगों को पता चलता है कि दोनों प्रेग्नेंट हैं। तभी दो औरतें आकर कहती हैं, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? सास होकर तुमने गर्भ धारण किया, तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है तो वो तो समझ आता है, पर तुम कैसे? देखिए, इसमें इतनी हैरानी वाली कोई बात नहीं है। आजकल का समय बदल चुका है, तो अपनी सोच को भी बदलिए। हाँ आंटी जी, आजकल दुनिया बहुत बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है। हाँ, ये थोड़ा अटपटा है कि माँ इस उम्र में गर्भवती है, पर जरूरी तो नहीं है ना कि गर्भ धारण करने की एक उम्र तय कर दी गई हो। हाँ बेटा, ये तो तुमने सही कहा है। तो इन दोनों की गोद भराई की रस्म कब रख रहे हो, ताकि पूरा गांव तुम्हारी माँ और पत्नी को आशीर्वाद देने आए? अरे बस कुछ ही दिनों में दोनों का 8वां महीना पूरा हो जाएगा, तो हम गोद भराई की रस्म करेंगे। आप सब जरूर आना। कुछ दिनों बाद धर्म और नीलेश ने मिलकर घर को बहुत ही खूबसूरत सजाया था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि दोनों चुड़ैलों की गोद भराई नहीं, बल्कि दो खूबसूरत परियों की गोद भराई हो। फिर दोनों सज कर आती हैं और फूल से सजे सोफे पर बैठ जाती हैं। जहां गांव के सभी लोग इकट्ठा हो रखे थे, वहां धर्म नीलेश आकर कहते हैं, थू, मेरी पत्नी और बहू आज से पहले कभी इतनी सुंदर नहीं लगी है। ये लो, तुम दोनों का काजल का टीका दोनों को बुरी नजर से बचाएगा। अच्छा जी, वैसे आपने ठीक कहा, मेरी बहू भी आज बहुत प्यारी लग रही है। अरे बस बातें ही होती रहेंगी या फिर नाच गाना भी होगा? होगा, सब होगा। तू ही शुरू कर। ए दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम झलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों में आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। इस तरह सब नाच गाना करते हैं। गांव के लोग भी बहुत खुश होकर उन्हें शगुन देते हैं। तभी दोनों की आंखों से आंसू छलकता है और एक दूसरे को गले लगा लेती है। तभी धर्म कहता है, माँ सविता, आप दोनों रो क्यों रही हैं? धर्म की बात सुनकर दोनों अपने असली रूप में आ जाती हैं। ये देखकर गांव के लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सभी ने दोनों का असली चुड़ैल रूप देख लिया था। तभी गांव के सभी लोग हाहाकार मचाकर कहते हैं, ये क्या, इतना बड़ा धोखा! आप दोनों ने हम सब से ये बात छुपाई कि तुम दोनों की बीवियां चुड़ैल हैं, वो भी गर्भवती चुड़ैल। हमसे झूठ बोला, और हम इन चारों को इस गांव में नहीं रहने देंगे, और इन दोनों चुड़ैलों के लिए तो तांत्रिक को बुलाएंगे। देखिए, आप ऐसे मत कहिए, ये बात छुपाने की हमारे पास बहुत बड़ी वजह थी। हाँ प्लीज, एक बार हमारी बात तो सुनिए बस। अब कहने सुनने को रह ही क्या गया है? देखिए, एक बार मेरी बात सुनिए। मेरे बेटे और पति ने ऐसा क्यों किया है? 2 महीने पहले की बात है। हम जिस गांव में रहते थे, वहां के लोगों की वजह से हमारे घर की खुशियां छिन गई। मैं और मेरी बहू एक साथ गर्भवती हो गए। 10 साल बाद मेरी बहू ने एक खुशखबरी सुनाई थी। मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं अभी गर्भवती हूँ। ये बात सुनकर पहले हम भी सोच में पड़ गए थे, पर फिर
दुगनी खुशियों को कौन नहीं अपनाना चाहेगा। वहां के गांव के लोगों को अब ये बात पता चल गई जब नीलेश और धर्म बेटे ने हम दोनों के लिए गोद भराई की रस्म रखी। तब सभी लोग सविता की गोद भराई की रस्म समझ कर आए, लेकिन जब उन्होंने मुझे भी बैठे हुए देखा तो कहा, ये क्या गर्भवती है? अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस उम्र में बच्चा करना निकले हो? पोता पोती की उम्र में अपने बच्चे कर रहे हो? हमें तो ये बिल्कुल गवारा ही नहीं है। आपको हो ना हो, मुझे है। वैसे भी आपको हमारे घर में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। लेकिन हम इस गांव में बड़े बुजुर्ग हैं, हमारा कहने का हक बनता है, और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम ऐसा करेंगे। फिलहाल के लिए आप हमारे घर से जा सकते हैं। ये बोलकर सारे वहां से चले जाते हैं। नीलेश और धर्म की बातें गांव वालों को अपने लिए अपमान लगती हैं। इसी बीच पंडित जी भी पूजा का सामान लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे नीलेश और धर्म उन्हें रोकते हुए घर से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव की औरतें छुपकर घर की चारों तरफ मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देती हैं, जिसमें दोनों सास बहू मरकर चुड़ैल बन जाती हैं, जिसके बाद उन औरतों से अपना बदला लेती हैं। उसके बाद हमारे पति हमें इस गांव ले आए ताकि वो हमारी अधूरी इच्छा को पूरी कर सके। साथ ही हम दोनों के साथ हमारे बच्चे को भी मुक्ति मिल जाएगी। माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारी बात को समझ नहीं पाए। तुम्हारे गांव वाले लोगों ने वाकई में ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अब से आप यहीं रहिए। इस तरह दोनों चुड़ैलें और उनके बच्चों को मुक्ति मिल जाती है और उन दोनों के पति उस गांव में आराम से रहने लगते हैं। पानी के बदले मौत। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। वहीं जंगल के पास गांव के किनारे एक कुआं था। उस कुएं से गांव के सभी लोग पानी पिया करते थे। वहीं रात में कोई उस कुएं के पास पानी भरने आता है। ओहो, ये चित्रा भी ना अपना काम खुद नहीं करती। अरे भला कोई पति रात को पानी लेने आता है क्या कुएं पर? ये बोलते ही वो आदमी कुएं से बाल्टी निकालकर पानी अपने मटके में डालता है। तभी जाते वक्त अचानक से उसका मटका फूट जाता है और वो कहता है, अरे ये मटका कैसे फूट गया अचानक से? जरूर किसी ने कंकड़ मारा है। कौन है? कौन है यहाँ? हंसने की इतनी डरावनी आवाज, कौन है यहाँ? मैं तेरी मौत हूँ। मौत। मौत? पर मैंने क्या किया है? तूने इस कुएं पर आकर बहुत बड़ी गलती करी है, जिसके लिए अब तुझे मरना होगा। पानी के बदले अब मौतें होंगी यहाँ। ये कहते ही चुड़ैल उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। अगले दिन जब कोई कुएं के पास सुबह आता है तो देखकर कहता है, अरे ये तो चित्रा का पति है ना। हाय हाय, इसकी ये हालत किसने की? देखो तो जरा किस तरीके से इसे मारा है। अरे ये तो चित्रा का पति है ना। हाय हाय, इसकी ये हालत किसने की? देखो तो जरा किस तरीके से इसे मारा है। अरे अब चित्रा का क्या होगा? उसे पता चला तो वो तो सुनकर ही मर जाएगी। इतने में किसी तरह चित्रा को उसके पति की खबर पहुंच जाती है और वो अपने पति की मौत देखकर अपना सिर पीट कर रोने लगती है। हाय राम, मैं तो बर्बाद हो गई। अब मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? रो मत चित्रा, हौसला रख, तुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। वो औरत चित्रा को दिलासा देती है। शाम को 2 औरतें उसी कुएं पर पानी भरने जाती हैं। जैसे ही बोर से पानी भरने लगती है तभी उस कुएं में से चुड़ैल निकल कर आती है और एक औरत का गला पकड़कर कहती है, इस कुएं पर पानी भरने आई थी ना तू? चल अब भर के दिखा। छोड़ो मेरा गला। चुड़ैल बचाओ, बचाओ, चुड़ैल आ गई, भागो यहाँ से। ऐसा बोलकर वो दूसरी औरत भाग रही थी कि चुड़ैल अपने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ लेती है। तू कहाँ भाग रही है? रुक, तुझे भी इस कुएं में से पानी भरना था ना। मैं किसी को भी इस कुएं से पानी भरने नहीं दूंगी। छोड़ मुझे। इस कुएं पर हम सालों से पानी भर रहे हैं। तुम हमें इस वजह से यूं ही नहीं मार सकती। मारोगे तुम सब, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ना ना ना, कैसे छोड़ दो? ऐसा कहते ही वो चुड़ैल उन दोनों औरतों को बेरहमी से मार डालती है। अगले दिन उनकी लाश देखकर गांव वाले फिर डर जाते हैं और लोगों में बातें बनने लगती हैं कि जो भी कुएं पर आता है उसकी मौत हो जाती है। लेकिन गांव के लोग आखिर कब तक बचते?
कोई पानी लेने भी आता तो चुड़ैल अपनी हैवानियत से इतना डरा देती थी कि वो प्यासे के मारे वापस चला जाता था। वहीं नीरज नाम के एक व्यक्ति के बच्चों को बहुत प्यास लगी थी। उसके घर में पानी की एक बूंद नहीं थी। तभी वो कहता है, मिताली तुम बच्चों का ध्यान रखो, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं नीरज जी, आप मत जाइए। आपको पता है ना, उस कुएं पर जाते ही किसी ना किसी की मौत हो जाती है। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त बच्चों को पानी की ज्यादा जरूरत है। मैं लेकर आता हूँ। पापा पापा, बहुत प्यास लग रही है, पानी चाहिए पापा। बस बेटा, थोड़ी देर और। ये बोलते ही नीरज 2 मटके लेकर जाता है। उस कुएं के पास पहुंच जाता है। वो जैसे ही कुएं में बाल्टी लेकर अपने मटके में पानी भरता है, तभी वो चुड़ैल उसका एक मटका फोड़कर कहती है, चला जा यहाँ से, अपनी जान बचाना चाहता है तो, क्योंकि पानी तो मैं तुझे लेने नहीं दूंगी। यहाँ तुझे पानी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं पानी के बदले तुझे मौत जरूर दूंगी। देखो, मैं जानता हूँ तुम कुएं पर आने वाले हर शख्स को मार डालती हो, उसे पानी नहीं लेने देती, लेकिन मुझे इस वक्त पानी की बहुत जरूरत है। चाहे तो तुम मुझे बाद में मार देना, लेकिन मुझे मेरे बच्चे तक पानी पहुँचाने दो। क्यों पहुँचाने दूं तुम्हारे बच्चों तक पानी, जब मुझे भी किसी ने पानी नहीं पीने दिया? मेरे साथ जो किया है, मैं उसका बदला सबसे लूंगी। क्या हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। तो क्या मेरी मदद करेगा? लेकिन मैं फिर भी तुझे बता देती हूँ कि मेरे साथ तुम गांव वालों ने कितना बुरा व्यवहार किया है। कुछ 6 महीने पहले की बात है। मैं सुषमा इसी गांव के साथ वाले गांव में मजदूरी किया करती थी। उस गांव से मुझे निकाल दिया गया, तभी मैं इस गांव में आ गई। उसी वक्त मुझे बहुत प्यास लग रही थी। कुएं तक आते आते मेरे पैरों में छाले पड़ गए और गला सूख रहा था। मैंने देखा वहाँ पर 3-4 औरतें पानी भर रही थी। तभी मैं वहाँ गई और मैंने उनसे कहा, सुनिए, जरा मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकती हैं? हाँ हाँ, हाथ आगे करो, मैं तुम्हें पानी पिला देती हूँ। जी जरूर। सुषमा ये सुनते ही अपने दोनों हाथ की अंजुली बनाती है। वो औरत जैसे ही उसे पानी पिलाती है कि उसके हाथ पर बना एक सूर्य का निशान देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती हैं कि वो नीची जात की है और भड़कते हुए कहती हैं, अरे तेरे हाथ पर ही निशान कैसा है? इसका मतलब तो तू नीची जात की है और बिल्कुल भी नहीं लग रही है तू इस गांव की। जी मैं इस गांव की नहीं हूँ, मैं दूसरी जात से हूँ। लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रही हैं? मुझे पानी तो पिला दीजिए। पानी पिलाकर मैं अपने आप को अशुद्ध कर लूं या इस कुएं को अशुद्ध कर दूं? यहाँ से जाती है कि नहीं? अरे गांव वाली औरतों, जरा देखो कौन आई है, नीची जाति वाली, भगाओ इसे। प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, बस एक बार पानी पिला दीजिए, मैं चली जाऊंगी। देखो तो जरा कितनी ढीठ औरत है। एक बार बोला ना हमने कि हम तुझे पानी नहीं पिलाएंगे, मतलब कि नहीं पिलाएंगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। इसे सब पत्थर उठाकर मारो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। राधिका के इतना कहते ही बाकी औरतें तेजी से पत्थर मारने लगती हैं, जिससे उसके सिर पर खून निकलता है। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे तकलीफ हो रही है, बस पानी पिला दीजिए एक बार, मत मारिए मुझे। सुषमा दर्द से चिल्लाती है, लेकिन उन औरतों की पत्थर की मार कम नहीं होती और देखते ही देखते सुषमा प्यासी मर जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है। बस उसी के बाद से मैं चुड़ैल बनकर इस कुएं पर कब्जा करके बैठी हूँ और किसी को भी पानी नहीं पीने देती हूँ। देखो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। गांव वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गांव के सभी लोगों को बराबर का दर्जा देना चाहिए। कोई छोटा बड़ा, गोरा काला, ऊंची नीची जात का नहीं होता। मैं तुम्हारे इंसाफ के लिए गांव गांव में बात करूंगा, जिससे आगे किसी को भी तुम्हारी तरह तकलीफ न झेलनी पड़े। लेकिन लोग तब भी नहीं सुधरेंगे और मैं किसी को इस कुएं से पानी नहीं ले जाने दूंगी, तुम्हें भी नहीं। देखो, अगर तुम भी इन लोगों की तरह करोगी तो उनमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। मेरा एक बार भरोसा करके देखो, मैं सच में तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। कब तक तुम यूं ही इस कुएं पर अपनी आत्मा के साथ भटकती रहोगी? चुड़ैल उसकी बात मान जाती है और उस कुएं से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, जिसके बाद नीरज हर गांव में जात पात के खिलाफ सभी को जागरूक करता है, सभी को एक समान बताता है। मेट्रो की दीवानी चुड़ैल।
दिल्ली में दीपक अपने कॉलेज के लिए मेट्रो पहुंच जाता है। हेडफोन लगाए वो टिकट काउंटर पर जाकर कहता है, एक पटेल नगर का टोकन देना। ये लीजिए। दीपक काउंटर से टोकन लेकर गुनगुनाते हुए ऊपर की मेट्रो ट्रेन की ओर पहुंचता है। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओह, ये मेट्रो कब आएगी? 8 मिनट है अभी तो। दीपक की तरह काफी लोग मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो का वेट कर रहे थे। तभी मेट्रो आ जाती है। मेट्रो के दरवाजे खुलते हैं जैसे ही कुछ लोग चढ़ते हैं। फिर दीपक पैर रखने वाला था कि दरवाजा झटके से बंद हो जाता है और मेट्रो तेज रफ्तार से चली जाती है। मेट्रो पर खड़े कुछ पैसेंजर असमंजस में होते हैं और गुस्से से टिकट काउंटर पर जाकर बोलते हैं, साथ ही दीपक भी। अरे ये कैसा सिस्टम है आप लोगों का? ना तो मेट्रो टाइम पर आती है, ऊपर से मेट्रो अभी तो अचानक से सारे दरवाजे बंद हो गए। अगर कहीं किसी को लग जाती तो इसका हर्जाना आप तो भरेंगे नहीं। और क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी मेरे पैर में लग जाती तो मेरा तो पैर कट जाता, जिंदगी भर के लिए घर बैठ जाता। दूसरी बात, हम अपनी अपनी जगह पर जाने के लिए लेट हो रहे हैं। देखिए, हमें दुख है, आपके साथ जो हुआ उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। कृपया अगली मेट्रो ट्रेन 10:05 पर आएगी, तब तक के लिए आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद। ठीक है, पर आगे से आप इन चीजों का ध्यान रखना। ऐसा कहकर दीपक और सभी पैसेंजर्स वापस मेट्रो की ओर जाते हैं। कुछ देर में मेट्रो फिर से आती है। तभी सारे पैसेंजर्स उसमें चढ़ते हैं और फिर से मेट्रो के अंदर बैठी चुड़ैल जोर से दरवाजे को बंद कर देती है और हंसकर कहती है, मजा आया ना तुम लोगों को? मुझे तो बहुत मजा आया है तुम्हारे साथ ऐसे खेलने में और इन दरवाजों को तो बंद करने में। अब देखो क्या करती हूँ। ये कहकर चुड़ैल हाथों से जादू करती है और मेट्रो की सारी लाइटें जलने बुझने लगती हैं। ये सब देखकर मेट्रो के लोग डरने लगते हैं और कहते हैं, अरे अब ये क्या अचानक से होने लग गया? ये मेट्रो वाले भी ना, पता नहीं कैसा सिस्टम है इन लोगों का। अरे भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या पता लाइट में कोई फॉल्ट आ रहा हो। हाँ, हो सकता है। तभी मेट्रो में आंधी चलने लगती है। लोग इधर से उधर गिरने लगते हैं और फिर उठते हैं। तभी मेट्रो तेज रफ्तार से भागती है, जिससे लोगों को डर लगने लगता है और आसपास की सीट पकड़कर कहते हैं, अरे ये मेट्रो इतनी तेज रफ्तार से कैसे हो गई? अरे पागल है क्या ऑफिसर जो ऐसे मेट्रो चला रहा है? अब आया मजा इनको तड़पता हुआ देखकर मुझे। मम्मा, मेट्रो ट्रेन इतनी तेज क्यों भाग रही है मम्मा? डरो मत, मुझे पकड़ लो। पता नहीं आज ही मेट्रो कैसे चल रही है सुबह से। इन मेट्रो वाले लोगों की अथॉरिटी से कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। बहुत हो गया इनका, ऐसे तो किसी की जान चली जाएगी। तभी मेट्रो अचानक से अंडरग्राउंड में रुक जाती है। वहाँ की लाइट फिर से जलनी बुझने लगती हैं और हंसते हुए चुड़ैल आती है। साथ ही मेट्रो की एक स्टाफ भी आता है। आप सब डरिए मत, आप बिल्कुल सेफ हैं। अभी थोड़ी देर में मेट्रो ठीक हो जाएगी। मेट्रो ठीक नहीं होगी क्योंकि तुम सब लोग इससे आगे तो जा नहीं पाओगे। एक एक करके मैं तुम सबको मार डालूंगी। चुड़ैल, भला ये यहाँ कैसे हो सकता है? ओ माय गॉड, चुड़ैल, अब क्या होगा मेरा? आलतू जलालतू आई बला कुठालतू, आलतू जलालतू आई बला कुठालतू, जजंतरम ममंतरम, जजंतरम ममंतरम। तेरे इन आलतू जलालतू फालतू मंत्रों से कुछ नहीं होगा। अब तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। पर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों हमें मारना चाहती हो? बस मुझे मारना है, मारना है, मारना है। किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से चुड़ैल सभी लोगों को मार डालती है, जिसके बाद वो सारे लोग गायब हो जाते हैं। ऐसे ही मेट्रो में जो भी आता चुड़ैल उसे मार डालती। कभी किसी को दरवाजे के बीच फंसा देती, तो कभी एक्सीलेटर पर, तो कभी उसने चलती मेट्रो के आगे सफाई कर्मचारी को धक्का दे देती है। इन सब घटनाओं को देखकर सुनकर चंचल नाम की लड़की कहती है, आखिर इस तरह से लोगों को मारकर तुम्हें क्या हासिल होता है? मजा आता है मुझे, अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ इसकी कोई वजह है, बिना मकसद के तो कोई कुछ नहीं करता। जरूर तुम भी शायद किसी चीज का बदला ले रही हो। बोलो, ले रही हो? हाँ, ले रही हूँ मैं बदला। 6 महीने पहले मेरे पति मुझे मेरे गांव से यहाँ लेकर आए क्योंकि मैंने उनसे यहाँ आने की जिद की थी। दरअसल मैं सिकंदरपुरी के गांव में रहती थी। बचपन से ही वहीं पली बड़ी थी, इसलिए देहाती थी। गांव में 8वीं तक पढ़ाई के बाद कम उम्र में एक शहर के लड़के सोहन से शादी कर दी गई। 1 साल वह मेरे साथ वहीं रहे, लेकिन अगले साल वो मुझे गांव में छोड़कर शहर नौकरी करने चले गए। कभी कभी आया करते थे,
तो मेट्रो की बात किया करते थे। धीरे धीरे मेरे मन में मेट्रो में जाने की ख्वाहिश जगी। मेट्रो में ऐसी चिड़िया होती है, मेट्रो में ठंडक होती है, उसके दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं। मन ही मन मैं मेट्रो की दीवानी बन गई थी। इस बार जब वो शहर आए तो एक दिन मैंने उनसे कहा, सोहन, इस बार मैं आपके साथ दिल्ली जाना चाहती हूँ। मेट्रो में बैठकर घूमना चाहती हूँ, प्लीज मुझे ले चलिए। क्या बोला तुमने? जरा फिर से एक बार बोलना। तुमने अपनी शक्ल देखी, अपने कपड़े पहनने का तरीका देखा है? बिल्कुल ही अजीब है। ऐसे मैं तुम्हें कैसे दिल्ली अपने साथ लेकर जाऊं? कहीं मेरे बॉस ने तुम्हें देख लिया तो वो बोलेंगे कि कैसी बीवी से शादी कर ली है मैंने। देखिए, आप ऐसे मत बोलिए। आप कहो तो मैं शहर के हिसाब से खुद को ढाल कर चलूंगी। आपको अपने बॉस या किसी और के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। प्लीज मुझे ले चलिए, मुझे मेट्रो में जाना है। सोहन, बहू इतना कह रही है तो ले जा, 2-4 दिन घुमा के यहीं छोड़ दियो। ठीक है माँ, मैं कल ही इसे अपने साथ ले जाऊंगा। सोहन अगले दिन उसे दिल्ली ले जाता है, साथ ही उसे थोड़े वेस्टर्न कपड़े दिला देता है, जिसके बाद वो उसे मेट्रो में ले आता है। तो उसे एक्सीलेटर पर पाँव रखना नहीं आता तो सोहन को पकड़ लेती है, जिससे आसपास के लोग हंसने लगते हैं। अरे इसे तो एक्सीलेटर यूज करना भी नहीं आता। पता नहीं कैसे कैसे लोग मेट्रो में आ जाते हैं। देख लिया, तुम्हारी वजह से कितना एम्बैरेसिंग हो रहा है मेरे लिए। ठीक से खड़ी रहो ना। जी खड़ी हूँ। इस तरह दोनों मेट्रो की ओर आ जाते हैं और जैसे ही मेट्रो आती है, पारो उसमें जैसे ही चढ़ती है, मेट्रो के दरवाजे अचानक से बंद हो जाते हैं, जिसमें वह फंसकर मर जाती है। सोहन भी पारो से बेफिक्र होकर दिल्ली में रहने लगता है। उसकी आत्मा भटकने लगती है। इसलिए मैं मार डालूंगी सबको। जैसे मेरी मौत हुई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मारना चाहती हूँ सबको। मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई मेट्रो में जीने की। मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। तुम मासूम थी ना, इस ट्रेन में आई यहाँ की चीजें नहीं जानती थी और मर गई। तुम्हारी तरह बाकी लोग भी मासूम हैं, जिन्हें तुम बेवजह मार रही हो। उनके परिवार के बारे में तो सोचो। आखिर तुम्हें लोगों को मारकर क्या मिला? तुमने सही कहा, मुझे हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ। चुड़ैल की बात सुनकर उसका पति उसके सामने आ जाता है, क्योंकि वह उसी मेट्रो में सफर कर रहा था। तभी उससे माफी मांगते हुए कहता है, पारो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे कुछ पता ही नहीं था और आपने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैंने आपको कब का माफ कर दिया। अब आप खुश रहना। ये बोलते ही चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो जाती है। 3 जादुई सोने की लंबी मूंछ वाले भाई। किशनगढ़ गांव का मुखिया था लखपत सिंह, जिसने संपूर्ण गांव पर अजीबोगरीब परंपरा का प्रचलन किया हुआ था। गांव के मैदान में लोगों की भीड़ है, जहां गांव का मुखिया लखपत कहता है, इन तीनों भाइयों को तो जनानियों में जन्म लेना चाहिए था। अरे जिनकी मूंछ ही नहीं वो काहे के मर्द। फिर जिसकी मूंछें होती है वो धनी होता है। मूंछों के न होने से ही भिखारी है। मुखिया जी, ऐसा किसी ग्रंथ में तो नहीं लिखा। एक पुरुष के बल और संपत्ति का उसके मूंछों से क्या लेना देना। जैसे औरत की शोभा साड़ी से, वैसे ही मर्दों की शोभा मूंछ और दाढ़ी से होती है। बरखुरदार, मर्दों की लंबी मूंछें होनी रईसी का प्रतीक है। मुझे ही देख लो। मूंछें न होने के कारण गांव के मुखिया और लोग उनकी खूब खिल्ली उड़ाते हैं, जिसे देखकर तीनों भाई दुखी होकर घर चले आते हैं, जहां उनका पिता सतेंद्र कहता है, न जाने किस मनहूस घड़ी में तुम 3 कपूत मेरे नसीब में पड़ गए। तुम्हारी मूंछें न होने की वजह से गांव के लोगों में मेरा सिर नीचा हो गया है। पिता के मुंह से कड़वी ताने भरी बात सुनकर तीनों भाई हताश होकर एक साथ खेत पर काम करने चले जाते हैं। कुछ घंटों के बाद सुबह की हल्की धूप दोपहर की ज्वालामुखी की उबलती गर्मी में बदल जाती है। दोपहर की तपती गर्मी से खुद को बचाने के लिए तीनों एक घने पेड़ के नीचे आकर बैठकर बातें करते हुए कहते हैं, पुरुष कहलाने के लिए मूंछों का होना ही सब कुछ है क्या? मूंछों की कमी ने हम तीनों भाइयों को पूरे गांव के सामने शर्मिंदा करके रख दिया। एक मूंछों की कमी के कारण हम तीनों भाइयों की शादी हो ही नहीं पा रही है। न हम पिताजी को फूटी आंख भा पाते हैं। काश कि हमारी भी मूंछें होती। तीनों भाई मूंछों के न होने से बेहद हताश निराश हो चुके थे, जिस कारण उनकी आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं और पेड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के झोंके से तीनों को आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो तीनों के चेहरे पर लंबी काली मूंछें नजर आती हैं। फिर तीनों भाई खुश होकर एक दूसरे से कहते हैं, यह तो चमत्कार हो गया। अचानक हम तीनों भाइयों के चेहरे पर लंबी काली मूंछें कहां से आ गई?
अब औरों की तरह हमारी भी मूछें हैं। पर ये हुआ कैसे? रघुवीर के कहते ही सुंदर सी औरत की आत्मा पेट से बाहर निकलकर उनसे कहती है, तुम्हारी मूछें मेरी वजह से आई है। तुम कौन हो? मेरा नाम मायावी है, मैं जादुई औरत हूँ। क्या हमारी मूंछों का आविष्कार तुमने किया है? हाँ, पिछले 25 वर्षों से मैं इस पेड़ में कैद थी, पर आज मैं इस वृक्ष से मुक्त हो चुकी हूँ। पर आखिर कैसे? जब तुम तीनों भाई निराश होकर अपनी मूंछों को लेकर चर्चा कर रहे थे, मैं इस पेड़ के अंदर से सब कुछ सुन पा रही थी। इतने सालों में वैसे तो यहाँ कितने ही मानव आए, पर आज तुम तीनों के अश्रु जैसे ही पेड़ की जड़ में पड़ते हैं, मेरी आत्मा मुक्त हो गई, क्योंकि तुम तीनों नेक दिल वाले भले इंसान हो। इसीलिए मैंने तुम्हें ये मूछें दी हैं। ये मूछें साधारण से कई गुना शक्तिशाली हैं। जब भी तुम्हें धन की जरूरत पड़े तो अपनी मूछों को हिलाना, और जैसे ही तुम ऐसा करोगे, तुम्हारी मूछें जरूरत से एकदम लंबी सोने की होकर दोनों हिस्सों से सोने के बिस्किट, सेवर और सोने के बाल की बौछार करने लगेंगे। पर तुम्हारे पास ये तांत्रिक विद्या आई कहाँ से? ये बात कुछ साल पहले की है। मैं इसी गांव में रहती थी, पर बेहद करीब घर से होने के कारण गांव का मुखिया और लोग मुझसे बहुत भेदभाव करते थे। इसीलिए सबको सबक चखाने के लिए मैं तंत्र विद्या सीखने लगी। पर कुछ ही वक्त में उन्हें इसका पता लग गया और उन्होंने मुझे मारकर इस स्थान पर गड्ढा खोदकर दफना दिया था। और फिर कुछ वर्ष में यहाँ ये पेड़ उग गया और मैं उसमें कैद हो गई। तीनों भाई जादुई औरत को शुक्रिया अदा करके गांव चल पड़ते हैं। गांव के सभी लोग उन तीनों की लंबी घनी मूछें देखकर हैरान रह जाते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं। जैसे ही तीनों अपने घर पहुंचते हैं तो सुधीर कहता है, पिताजी अब तो खुश हैं? क्यों पिताजी, अब तो हम मूंछों में लग रहे हैं ना पुरुष। तुम इन मूछों में पुरुष ही नहीं बल्कि महापुरुष लग रहे हो। पर यह जादू किस जिन्न का है? ये जादू जिन्न का नहीं, एक जनानी का है। एक जादुई औरत ने हमें ये मूछ दी है। हम आपको अपनी मूंछों से करिश्मा भी दिखाते हैं। ए मेरी जादुई मूंछ, जल्दी से सोने में बदलकर सोने के बिस्किट बरसा। ए मेरी सुनहरी मूछ, मुझे ढेर सारे सोने के जेवर दे और मुझे सोने के बाल दे। अगले ही पल तीनों भाइयों के मूछ जादुई सोने की लंबी मूछ में बदलकर मूछों के दोनों हिस्से सिक्के, जेवर और सोने के बाल बरसाने लगते हैं। ये देखकर सत्येंद्र खुश होकर बोलता है, अरे ये मूछें है कि सोने के पेड़ की खजाने की जड़? इतना सारा सोना, वाह! अब तो मैं गांव का मुखिया से भी ज्यादा अमीर होकर अपने जादुई मूछों वाले बेटे की वजह से अपनी मूछों पर ताव दूंगा। तीनों भाई सिर्फ अपनी पारिवारिक जरूरत को पूरा करने के लिए ही अपनी सुनहरी मूछों का इस्तेमाल करते थे। वक्त बीत रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक रोज सारे गांव वालों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा और सभी कहने लगे, हाय रे, न जाने कौन चोर लुटेरा रात के अंधेरे में हम सभी के घर में घुसकर लूटपाट कर गया। अब तो हम सभी एकदम करीब हो गए हैं। अब तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अब तो मुखिया जी ही हमारे अन्नदाता हैं। सभी गांव वाले एक साथ मुखिया के बड़े घर में पहुंच जाते हैं, जहां सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और मुखिया माथे पर हाथ रख के बोलता है, न जाने कौन चोर मुझे रातों रात अमीर से फकीर बना गया। सब लुट गया मेरा, सब कुछ लूट ले गए। यहाँ भी चोरी? मुखिया जी, हम बहुत आस लगाकर आपके पास आए थे। ये क्या हमारी मदद करेंगे? ये तो खुद लखपति से रोडपति बन चुके हैं। अब तो जैसे गांव पर अकाल ही पड़ गया है। ये चोर लफंगे लंबी चौड़ी साजिश करके आए थे और सभी के घरों से हाथ साफ कर गए। गांव में हुई चोरी की खबर जैसे ही तीनों जादुई मूछ वाले भाइयों के पास पहुंचती है, वो उनके पास आकर कहते हैं, आप सभी चिंता मत कीजिए, हम तीनों भाइयों के रहते इस गांव पर कभी अकाल या भुखमरी नहीं होगी। अरे तू इतने यकीन से कैसे बक रहा है? कहीं चोर तुम तीनों भाई ही तो नहीं हो? मुखिया जी, अपने शक के दिमागी घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। ये कहते हुए तीनों भाई अपने मूछों को जैसे ही हिलाते हैं, तीनों की काली मूछें जादुई सोने के चमचमाती लंबी मूछों में बदल जाती हैं और मूछों के दोनों छोर से सोने के बिस्किट, जेवर और सोने के बाल की बरसात होने लगती है, जिसे देखकर गीता कहती है, हाय मोरी अम्मा, ये मूछ है कि घोड़े की पूंछ? अचानक कितनी लंबी चौड़ी कैसे हो गई? अरे इनके पास तो एक सुनार से भी ज्यादा सोना है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सोने की खानी बन जाएगी।
तीनों भाइयों के जादुई सोने के मूंछों से हो रही सोने के सिक्के, बाल और जेवर की बरसात से भरमार लग जाती है, जिसके बाद उनकी मूंछें फिर से साधारण हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं, ये सारे सोने के बाल, बिस्किट, जेवर सब आप सभी जरूरतमंद के लिए हैं। आपको भूखा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुखिया जी, समय के चक्र को घूमते देर नहीं लगती। एक समय पर आप काफी धनी थे, पर आज फर्क सिर्फ ये है कि हम भाई धन संपत्ति के साथ दिल से भी अमीर हैं। आपकी तरह पैसों से अमीर और दिल से गरीब नहीं। उनकी ये बात गांव के मुखिया के मुंह पर तमाचे की तरह लगती है और उनका सिर उनके आगे नीचा हो जाता है।